दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आज़ाद, इन राष्ट्रीय नेताओं के बारे में। और इसका हमने एक पार्ट है वो पढ़ लिया, ये इसका सेकंड पार्ट है। यदि आपने नहीं देखा है तो अपने अशोका हिंदुस्तानी चैनल पर जाकर के देख सकते हो दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे का नेक्स्ट पार्ट। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये RPSC 2013 में प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर एक प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को उनका आशीर्वाद देने के लिए कहा था। सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि महात्मा गांधी है उसका हमारे को साथ मिल जाए, महात्मा गांधी भी हमारे साथ हैं, आ जाए, वो सहयोग करे, है ना। तब उन्होंने सिंगापुर से एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था। उस भाषण के अंदर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था मित्रों। आगे क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र ये दोनों किसके थे? ये थे महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने 1919 में यंग इंडिया साप्ताहिक था का प्रकाशन शुरू किया, और बाद में इन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अपने अभियान के तहत 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की। यंग इंडिया और हरिजन दोनों साप्ताहिक थे, और यंग इंडिया 1919 में शुरू किया था और 1933 में हरिजन समाचार पत्र शुरू किया था। ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये दिया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना। ये जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 14 अगस्त की रात को 1947 में जब लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, और ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह ऐतिहासिक भाषण जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारतीय संविधान सभा में दिया था, जो भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर था मित्रों। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जब उन्होंने पहली बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेहरू 1929 में लाहौर के अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जहाँ पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस समय उन्होंने कांग्रेस में युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय रियासतों के एकीकरण के लिए किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये रियासती विभाग के प्रभारी थे, यानी अध्यक्ष थे रियासती विभाग के। कौन? पटेल। रियासतों के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। इसके प्रभारी मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव VP मेनन थे। किस नेता ने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्योंकि सभी रियासतों का एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्यवाही की, जिसका परिणाम स्वरूप हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में किस महत्वपूर्ण घटना के बारे में विस्तार से लिखा है? तो आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इन्होंने भारत के विभाजन के बारे में लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम में किसके बारे में लिखा है? भारत के विभाजन के बारे में लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से कांग्रेस में उनकी भूमिका और भारत के विभाजन पर दृष्टिकोण का वर्णन किया मित्रों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सरकार का सबसे बड़ा खतरा क्या है? व्यक्ति की पूजा, यानी
जब व्यक्ति की पूजा की जाने लगती है तो उस अम्बेडकर जी के अनुसार है ना, ये संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अन्य भाषणों में भक्ति या व्यक्ति की पूजा को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उनका मानना था कि किसी नेता को अत्यधिक शक्ति या अंधभक्ति देना स्वतंत्रता को जोखिम में डालता है। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया महासत्याग्रह किस चीज़ के लिए था? तो ये था सार्वजनिक तालाबों और कुओं का उपयोग। यानी जो शेड्यूल कास्ट थी उनको सार्वजनिक तालाबों और कुओं के उपयोग के लिए इन्होंने क्या किया था? महासत्याग्रह किया था। कब? 1927 में, याद रहेगा। महासत्याग्रह 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के महाड़ में शुरू किया गया था। यह दलितों का सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए था, जो अस्पृश्यता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक लड़ाई थी। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस रियासत में अपने पहले सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? तो यह चंपारण में किया था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो सफल रहा भारत में वो था चंपारण, बिहार में। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 3 कठिया पत्ती प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पत्ती क्या था? कि जमीन के तीसरे हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को। उसके खिलाफ चंपारण में इन्होंने आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था 1917 में। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव है प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह के बारे में यह मत किसका था? ये था R.C. मजूमदार का। किसका? R.C. मजूमदार ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। प्रसिद्ध इतिहासकार R.C. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रवादी स्वरूप को खारिज करते हुए कथन दिया था, जो कि V.D. सावरकर के मत के बिल्कुल विपरीत था। V.D. सावरकर ने क्या कहा था? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा था। B.R. अम्बेडकर के पास स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग दिया गया था? इनको कानून मंत्री बनाया गया था। अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। मित्रों, सरदार पटेल ने 1931 में कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रसिद्ध था। आगे है, हिंद स्वराज पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज है वो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी ने यह पुस्तक 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी थी। जब महात्मा गांधी लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्होंने यह पुस्तक लिखी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसमें उनके स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण के विचारों का सार है। महात्मा गांधी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो यह डरबन, दक्षिण अफ्रीका में की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के दौरान, जब वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे, तब उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और वह कहाँ की थी? डरबन में। गांधी जी ने 1904 में डरबन के पास फिनिक्स में फिनिक्स बस्ती या फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। उनके सामुदायिक जीवन और रचनात्मक कार्यों का पहला प्रयोग था। मौलाना आज़ाद की प्रसिद्ध टिप्पणी है कि जवाहरलाल नेहरू एक अंग्रेज से ज़्यादा अंग्रेज है, किस संदर्भ में दी गई थी? मौलाना आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा था? एक अंग्रेज से ज़्यादा अंग्रेज कहा था। तो यह समाजवाद के प्रति नेहरू का झुकाव के लिए कही थी। समाजवाद के प्रति नेहरू का झुकाव को देख करके कही थी। यह कथन उनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में पाया जाता है। मौलाना आज़ाद ने इसे समाजवाद और आधुनिकता के प्रति नेहरू के मजबूत और कट्टर झुकाव के संदर्भ में दिया था।
जो उस समय के कई भारतीय नेताओं के विचारों से अलग था। सरदार पटेल की तुलना में जवाहरलाल नेहरू ने किस विचारधारा के अधिक समर्थक थे? तो समाजवाद के अधिक पक्षधर थे। सरदार पटेल की तुलना में जवाहरलाल नेहरू किस पक्षधर थे? समाजवाद के। नेहरू सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रभावित थे। उन्होंने भारत की आर्थिक नीति में समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी थी, जबकि पटेल अधिक व्यवहारिक और मुक्त उद्यम में विश्वास करते थे। मित्रों, आगे है डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को त्याग कर अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था? तो हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। दलित समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी के अलावा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। मित्रों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक पंचायत आया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को स्थगित करने के लिए किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को स्थगित करने के लिए किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ था। 5 मार्च 1931 हुए गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कृति में विश्व इतिहास का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने अपनी बेटी को पत्रों के माध्यम से लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस कृति में विश्व इतिहास का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने अपनी बेटी को पत्रों के माध्यम से लिखा था? तो ये था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी महात्मा गांधी ने अपनी बेटी को बहुत सारे पत्र लिखे थे, उन पत्रों का संकलन ही क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में नेहरू ने 1930 से 33 के बीच जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा को लिखे 196 पत्रों का संग्रह है, जिसमें विश्व इतिहास का अवलोकन शामिल है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में नेहरू ने 30 से 33 के बीच में जेल में रहते हुए पत्र लिखे थे। सरदार पटेल को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1947 में सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था। किस नेता ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। किस नेता ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की थी? तो ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल शुरू किया था, जो उर्दू में था। इसका उद्देश्य कट्टरपंथी मुस्लिम लगाववादी विचारों का मुकाबला करना और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार मित्रों, यह टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई सुझाव हो तो कमेंट करना, चैनल को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।